Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now in this video we have learned chapter explanation of chapter 16 Emergence of Independent States. In previous video we have already first part of in this chapter. Okay, now it is second part. तो प्रीवियस वीडियो में हमने बंगाल और अवध, हैदराबाद इन सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ा था. हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था. आज स्टार्ट करते हैं 6. गुरु नानक वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख. ओके, सिखिज्म वॉज द रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, बट गुरु गोविंद सिंह द 10th Guru transformed the Sikhs into a powerful political and the military force. The fought many wars against Aurangzeb. After the demise of Guru Gobind Singh, the institution of Guruships came to an end. The leadership of the Sikhs passed into the hand of his trusted disciple, Banda Bahadur. He tried to untie the peasant and the lower caste and wage an equal war against the Mughal armies, but failed. The upper class caste is in Punjab were against him and hence joined his opponents. Okay, तो जब मुग़ल एम्पायर का जो इंडिपेंडेंस समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सिख आते हैं. तो सिख के फर्स्ट गुरु जो थे वो गुरु नानक देव जी थे. और सिखिज्म वॉज द रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, बट गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जो रहते हैं वो 10वें गुरु, 10th गुरु रहते हैं उनके. उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू द पावरफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स. वे इसे तैयार करते हैं अपने पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स को. ही फॉट मेनी वॉर्स अगेंस्ट औरंगजेब. औरंगजेब के साथ ये बहुत सारे युद्ध भी, जो सिख थे, सिख जितने भी थे वो औरंगजेब के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े थे. आफ्टर द डिमेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुशिप केम टू एंड. जो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो होता है वो उनका जो सिख का गुरुशिप जो था वो उसका एंड हो जाता है. द लीडरशिप ऑफ द सिक्स पास्ड इनटू द हैंड ऑफ हिट्स ट्रस्टेड डिसिप्लिन बंदा बहादुर. इनके पास, बंदा बहादुर के पास ये सारा कुछ जो लीडरशिप आ जाता है सिखों का. ही ट्राइड टू यूनिट ऑफ द प्रेजेंट एंड द लोअर कास्ट एंड द वेज ऑफ द अनइक्वल वॉर अगेंस्ट द मुग़ल आर्मी, बट फेल. वे जो है वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट जो लोअर कास्ट जो है उसकी वे जो है तैयार करते हैं, जो लोअर कास्ट हैं उन सबको मिला के तैयार करते हैं. और मुग़ल जो आर्मी था उसके खिलाफ़ जो है युद्ध के लिए उसे तैयार करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं. बट लेकिन क्या होता है कि वे फेल हो जाते हैं. द अपर कास्ट इज़ पंजाब वेयर द अगेंस्ट हिम. जो अपर कास्ट, जो पंजाब के जो अपर कास्ट के थे वे जो है उनका विरोध करते हैं और एंड हैंस ज्वाइन द अपोनेंट. और वे क्या करते हैं, इनके जो बंदा बहादुर जो थे इनके अगेंस्ट जो रहते हैं उनका उसके साथ मिल जाते हैं. ठीक है. The plunder caused by the invasion of the Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali gave opportunity to the Sikhs to rise once again. They looted and fortified their army and to establish a Sikh state. They took over Punjab and Jammu. तो उसके बाद क्या होता है कि द प्लंडर कॉज्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ द नदीर शाह और अहमद शाह के जो इन्वेंशन में जो होता है तो उसके बाद क्या आता है कि वे अपॉर्चुनिटी देते हैं सिख को फिर से राइज़ करने के लिए. ठीक है. ये जो नादिर शाह और अहमद शाह जो है वो सिख को फिर से राइज़ करने के लिए बढ़ावा देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं. और उसे दे लूटेड द फोर्टिफाइड देयर आर्मीज एंड एस्टैब्लिश सिक्स स्टेट. ये सब तैयार बनाते हैं. दे टुक ओवर द पंजाब. और ये क्या है, पंजाब और जम्मू को कवर करते हैं. डू यू नो
महाराजा रंजीत सिंह acquired the world famous Kohinoor diamonds and brought it back to India, which had been taken away by नादिर शाह। ये जो महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो अक्वायर करते हैं किसको, जो वर्ल्ड फेमस जो कोहिनूर हीरा जो रहता है डायमंड, उसे वो अक्वायर करते हैं, मतलब उसे लाते हैं कैसे, ब्रॉड टू द बैक, माने वापस लाते हैं कैसे, जो कि इंडिया से नादिर शाह जो है बाहर ले गया था, उसे वे फिर से लौटा के लाते हैं। ठीक है, तो महाराज रंजीत सिंह जो है उन्होंने वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा जो है डायमंड उसे अक्वायर किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कोहिनूर हीरा किसने अक्वायर किया था। ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट जो लाइन्स है ना उसे क्या करें कि आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, एट द एंड ऑफ 18th century, Ranjit Singh rose to the power. He was a born leader of brave soldiers and the able administrator. He captured Lahore and Amritsar. He fought all the 6 chiefs under his control and established his kingdom in Punjab. He also acquired Kashmir, Peshawar and Multan. तो क्या था इसके बाद 18th सेंचुरी के एंड में क्या होता है, 18th सेंचुरी के एंड में रंजीत सिंह जो है उनका जो पावर में राइज होता है, मैंने उनका पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वे क्या होते हैं, ही वॉज द बॉर्न लीडर, वो एक अच्छे लीडर के रूप में आते हैं और ब्रेव सोल्जर रहते हैं और एनेबल टू एडमिनिस्ट्रेटर भी रहते हैं। और उन्होंने क्या कैप्चर किया, लाहौर और अमृतसर, इसे भी कैप्चर कर लिया था। ही ब्रॉट 6 चीफ्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्टैब्लिश हिज किंगडम इन पंजाब। उन्होंने जो क्या है सिख को चीफ के लिए तैयार करते हैं उसको पंजाब के किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए ही। और उन्होंने क्या किया था, कश्मीर और पेशावर और मुल्तान इन सब को भी अपने जो कन्क्वेयर कर लिया था, इन सारी जगहों को भी। हिज आर्मी was well occupied and disciplined. It's comprised of 6 as well as 6 Biharis, Orias, Pathans, Dogras and Punjabi Muslims. It also manufactured cannons. तो ये क्या करते थे, इनकी जो आर्मी थी, इन्होंने एक आर्मी वेल ऑक्यूपाइड बहुत बड़ा जो आर्मी को तैयार किया था, जो कि बहुत ही अच्छे वेल डिसिप्लिन थे, बहुत से अच्छे नियम कानून से तैयार किए गए थे। इट कंप्राइज टू 6 और उन्होंने क्या किया, कंप्राइज किया सिख को। और उनके जो आर्मी में थे उसमें कौन थे, गोरखा थे, बिहारी थे, उड़िया थे, पठान थे, दुर्गास थे, डोगराज थे एंड पंजाबी मुस्लिम, ये सारे लोग मिले हुए थे। इन सारे कास्ट के लोगों को उन्होंने आर्मी में अपना तैयार किया था। रंजीत सिंह यूज द पॉलिटिकल पावर ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज एज ही वॉज टॉलरेंट towards their religious. He most trusted minister was Fakir Azuddin and his finance minister was Diwan Dina Nath. He was the clever diplomat. When the British took over the control of 6 states in the east of Satluj, he kept quiet as the realized their superior military strength. In this way, he saved his own kingdom from them for the time being. After his death, the British conquered his kingdom. तो रंजीत सिंह जो है वो पॉलिटिकल पावर जो है पावर ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑल कम्युनिटीज़, उन्होंने पॉलिटिकल जो पावर तैयार किया था वो सभी जितने भी कम्युनिटी के लोग थे उन सब के बेनिफिट्स के लिए तैयार किया था। ही वॉज ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स द रिलीजियंस, वो सारे धर्म के लोगों को मतलब बढ़ावा देते थे। जैसे कि देख सकते थे उनके आर्मी में जो थे वो गुरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगराज, पंजाबी, मुस्लिम, जिन सारे कास्ट के लोग थे। तो इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल जो उनका पावर था वो सारी कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए था। और उन्होंने क्या था, ही मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर वाज फ़कीर अजुद्दीन, उनके जो सबसे विश्वासी ट्रस्टेड जो थे, विश्वासी मिनिस्टर जो थे वो फ़कीर
अजुद्दीन थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वे दीवान दीनानाथ थे और वे बहुत ही वॉज द क्लेवर डिप्लोमेट। ओके, उसके बाद द ब्रिटिश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ 6 स्टेट्स। जब ब्रिटिश जब यहाँ तक पहुँच गए, 6 स्टेट तक पहुँच गए थे, मतलब सतलुज तक, तब फिर क्या होता है कि केप्ट क्वाइट द रिलीज द सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो अपने रियलाइज़ करते हैं, मैंने उस पर ध्यान देते हैं अपनी सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ पर। इन दिस वे ही सेव्ड हिज ओन किंगडम। और इन सारे विचारों के कारण उनका क्या होता है, वह अपने किंगडम को बचा पाते हैं। आफ्टर हिज डेथ द ब्रिटिश कन्क्वेट द किंगडम। लेकिन उनके डेथ के बाद क्या होता है, ब्रिटिश इसे भी अपने कन्क्वेट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं मराठास। शिवाजी चैलेंज्ड द पावरफुल एम्पायर ऑफ द मुगल ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ औरंगजेब and laid the foundation of the Maratha states. The brilliant Maratha commanders and the statesmen filled the vacuum created by the disintegrated Mughal authorities. तो शिवाजी जो हैं वो पावरफुल एम्पायर मुग़ल एम्पायर को चैलेंज करते हैं ड्यूरिंग द रेंज ऑफ औरंगजेब के टाइम में उन्होंने मुग़ल जो एम्पायर था, पावरफुल एम्पायर, उसे उन्होंने चैलेंज किया था। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, फाउंडेशन ऑफ मराठा स्टेट का फाउंडेशन किया। तो फाउंडेशन किसने किया था मराठा स्टेट्स का, तो औरंगजेब, इसमें शिवाजी ने फाउंडेशन किया था और मराठा स्टेट्स का। The valiant Marathas commanders and the statesmen filled the vacuums created by the integrating मुग़ल authorities। और उन्होंने जो क्या किया था कि उनके वॉक्यूम जो क्रिएटेड थे उसके कारण क्या किए थे, डिसइंटीग्रेटेड किए थे उन्होंने मुग़ल अथॉरिटीज़ को। दे बिकेम ए मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया एंड द सक्सीड इन कैप्चरिंग दिल्ली इन 1760 में उन्होंने दिल्ली को सक्सीड किया और उनकी पॉलिटिकल पावर जो है बहुत अच्छी थी। बट दे फेल द रिप्लेस द मुग़ल एम्पायर। लेकिन वो फेल हो जाते हैं मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस करने में। बट क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनकी लैक यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स के कारण उन्होंने फेल हो जाते हैं वे मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस करने में। शिवाजी वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द मिलिट्री कमांडर। वे अच्छे एनेबल एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं और मिलिट्री कमांडर भी रहते हैं। हिज मदर जीजाबाई instilled patriotism in him. He captured the fort of Torana and the Purandra and fought many battles against the Bijapur and the victory of Deccan। तो उन्होंने कैप्चर किया था किसी तोराना और पुरंदरा को, जो फोर्ट था उसे कैप्चर किया था और उन्होंने बहुत सारे बैटल किए थे, लड़ाइयाँ जीती थी किससे, बीजापुर और विक्ट्री ऑफ डेक्कन से। ही हैव रीड दैट द औरंगजेब एंड हैड सेंट जयसिंह टू द प्रेस्यूड शिवाजी टू मीट द मुगल एम्पायर बट वॉज ट्रिक्ड and was imprisoned. He managed to run away from the prison along with his son Sambhaji, hidden in fruit basket। यहाँ है कि आपने जैसे पहले पढ़ा है कि औरंगजेब हैड सेंट जयसिंह टू परस्यूड शिवाजी। तो औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था और शिवाजी के पास मुग़ल एम्पायर परस्यूट करने के लिए, ताकि मुग़ल एम्पायर से मिल सके, उसे बातचीत करने के लिए। बट क्या होता है, बट वॉज द ट्रिक्ड एंड वॉज इम्प्रिजन्ड। लेकिन क्या होता है कि वो ट्रिक से बांध लिए जाते, मतलब कैद कर लिए जाते हैं। ही मैनेज द रन अवे फ्रॉम द प्रिजन। वे मैनेज करते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को निकलने के लिए। और उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी जो है संभाजी, उसके साथ एक फलों की टोकरी में होकर वे वहाँ से भाग जाते हैं। औरंगजेब हैड द एक्सेप्ट शिवाजी एज अ किंग एंड द ग्रांट हिम द जागीर ऑफ बेरान
बेरार। शिवाजी established a Hindu state and thus took over the title of छत्रपति। तो इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब ने जो है शिवाजी को एक किंग के रूप में एक्सेप्ट किया और उन्हें जो ग्रांट किया, उन्हें दिया बेरार का जागीर के रूप में उन्हें ग्रांट कर दिया। फिर शिवाजी इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने क्या किया, हिंदू स्टेट को इस्टेब्लिश किया जिसका टाइटल था छत्रपति। ठीक है, तो शिवाजी ने जिस हिंदू स्टेट का इस्टेब्लिश किया उसके क्या नाम था, तो छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, आपने सुना भी होगा। सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन द साहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। इसके बाद क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, साहू जो कि ग्रैंडसन रहते हैं शिवाजी के, एंड इज आंट ताराबाई दैट द डिवाइडेड इनटू लॉयल्टी ऑफ द मराठा सरदार। तो उसके बाद उनकी जो आंट ताराबाई रहती है उसके से वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है लॉयल्टी, जो मराठा सरदार का लॉयल्टी था वो डिवाइड होते जाता है। जब मराठा गवर्नमेंट अंडरवेंट अ चार्ज अंडर बालाजी विश्वनाथ द पेशावर ऑफ द किंग साहू एंड द पीरियड ऑफ द पेशावर डोमिनेशन बिगेन। तो उसके बाद क्या होता है, मराठा गवर्नर जो है अंडरवेंट चेंज होता है बालाजी विश्वनाथ के अंडर में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से स्टार्ट होता है पेशावर, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द साहू एंड द पीरियड ऑफ पेशावर डोमिनेशन बिगेन। इसके बाद से पेशावर डोमिनेशन का शुरुआत हो जाता है। द मराठा पावर स्प्रेड ओवर मालवा गुजरात एंड द पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। निज़ाम उल मुल्क of Deccan was forced to grant the Chauth and Sudarmukhi to the Maratha. Sudarsmukhi to the Maratha. The Maratha made repeated attack to Bengal and forced the Nawab of Bengal to give him Odisha. तो उसके बाद क्या, मराठा पावर जो स्प्रेड होता है मालवा गुजरात और पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, तो ये सब जगह मराठा का पावर जो होता है फैल जाता है। उसके बाद आते हैं निज़ामुल मुल्क ऑफ डेक्कन, तो फोर्स द अगेंस्ट द चौथा एंड द स्वदेश मुखी टू द मराठा। द मराठा मेड रिपीटेड अटैक टू बंगाल, बंगाल को बार बार अटैक करते हैं। फोर्स टू नवाब टू बंगाल टू गिव हिम उड़ीसा, कि उन्हें उड़ीसा दे दिया जाए। द मेन सोर्सेस ऑफ द स्टेट इनकम वॉज टैक्स लाइक चौथा एंड द सरदेश मुखी। चौथा was the 1/4 of the land revenue. It was the collected in return of the protection provided to the territories which were not under the direct control of the king. Sardesh Mukhi was the additional tax to 10% which Shivaji demanded as he was the chief of महाराष्ट्र। तो मेन जो इनकम का सोर्स था क्या था, चौथा और जो सरदेश मुखी जो था ये था, जिसमें क्या है जो चौथा जो था एक 1/4 जो लैंड रेवेन्यू का टैक्स दिया जाता था, और जो ये था सरदेश मुखी ये भी एडिशनल टैक्स ही था जो कि 10% के रूप में वॉज विच शिवाजी डिमांडेड एज वॉज द चीफ ऑफ महाराष्ट्र। जो चीफ जो थे महाराष्ट्र के, उससे वो डिमांड करते थे 10%। ओके, एन इफिशिएंट टीम ऑफ द ऑफिसर रैन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठा किंग। देयर वेर 280 फोर्ट्स इन शिवाजीज procession. He Havaldar controlled each fort and the surrounding territories. The army was also divided into different grants. Shivaji's army was well known for guerrilla warfare, which shoot the mountainous region. A small band of the soldiers could allies attack to a large enemy force then the run away to safety. तो इसमें क्या था, ये एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑफिसर रैन द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द मराठा किंग। तो इफिशिएंट जो टीम था, जो कि टीम का ऑफिसर जो था वो सारा इसको कंट्रोल करता था,
दे वेर 280 फोर्ट्स, वहाँ जो 280 फोर्ट्स थे, किले थे शिवाजी के प्रशासन के लिए। हवलदार जो कंट्रोल कर, एक हवलदार रहता था जो कि कंट्रोल करता था ये फोर्ट को, सारे फोर्ट को चारों तरफ से मतलब कंट्रोल करके रखता था, मतलब सेवा के लिए उसका था, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। द आर्मी वॉज द ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, आर्मी जो है डिफरेंट ग्रेड में डिवाइडेड किया हुआ था। शिवाजी आर्मी वॉज वेल नोन फॉर गोरिल्ला वॉरफेयर, शिवाजी का जो आर्मी था वो गोरिल्ला वॉरफेयर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये कैसा जो गोरिल्ला वॉरफेयर था वो क्या था कि आपको जैसे जितने भी आपको ये जो थे वी सूट द माउंटेनस रीजन्स, जो ये लोग जो थे गोरिल्ला वॉरफेयर जो थे वो क्या थे, माउंटेनस रीजन्स को सूट करते थे। उसमें क्या होता था कि ये लोग एक अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने आप को किसी तरह से छिपा के या फिर कवर करके ऐसे छिपे रहते थे जिससे कोई देख ना सके और ये केवल सबको देख सके, और उससे भी वार करते थे जिसे गोरिल्ला वार के रूप में जाना जाता है। अ स्मॉल बॉन्ड्स ऑफ सोल्जर्स कुड ईजिली अटैक द लार्ज इनिमी फोर्स। तो इस तरह से क्या होता था, स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर्स माने छोटी सी टुकड़ियाँ जो थी, सिपाहियों की जो छोटी टुकड़ियाँ थी वो रियलाइज़ कर लेते, इजीली क्या करते थे, अटैक करते थे लार्ज इनिमी पे। ये गोरिल्ला वॉरफेयर जो था इसके द्वारा छोटी सी जो सेना थी इनकी, वो बहुत बड़े बड़े इनेमीज जो शत्रुओं को भी वार कर देती थी और फोर्स करके रैन अवे फ्रॉम द सेफ्टी, और आसानी से सेफ्टी के साथ वहाँ से उनके से गायब माने भाग जाती थी। तो ये था इनके पास, ये सारा जो शिवाजी जो थे इनके पास ऐसी ऐसी आर्मी की फोर्सेस थी। उसके बाद आते हैं राजपूत। Many Rajput tried to establish independent states after the death of औरंगजेब। बहुत सारे जो राजपूत थे वो अपने आज़ादी के माने आज़ाद स्टेट्स को स्थापित करना चाहते थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अजीत सिंह द किंग ऑफ मारवाड़ एंड सवाई जय सिंह द किंग ऑफ अम्बेर जयपुर took the advantage of the war succession among the emperor's son and declared their independence from the Mughal emperor. They were fed up the religious and the administrative intolerance under Aurangzeb. Jai Singh had the governorship of the Surat and Agra, and Ajit Singh was the governor of Ajmer and Gujarat, the king of Mewar, and always opposite the Mughals. Now he got an opportunity to consolidate power. अजीत सिंह द किंग ऑफ मारवाड़ और सवाई जय सिंह जो थे वो अम्बेर जयपुर के जो थे किंग थे, इन दोनों ने क्या एडवांटेज द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ एमंग द एम्पेरर सन। जो एम्पेरर सन इट मीन्स जो मुग़ल जो एम्पेरर थे उनके जो मृत्यु के बाद उनके बेटे शासन में आते हैं, एम्पेरर बनते हैं, और उनकी जो सक्सेशन उनकी जो वो चूँकि उतनी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इन सब का फ़ायदा क्या है वे लोग उठाते हैं, और एंड द डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर। और उसके बाद क्या कर देते हैं, उन एम्पायर जो सन रहते हैं उनसे क्या कर देते हैं, ये डिक्लेयर कर लेते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। दे वेर फेड अप द रिलीजियस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टॉलरेंस अंडर द औरंगजेब। और वे लोग क्या थे, तो ये तो जो है राजपूत वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं, और बाकी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेशन और टॉलरेंस ये सब से टॉलरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माने परेशान हो जाते हैं। जय सिंह हैड द गवर्नरशिप ऑफ द सूरत एंड द आगरा। जय सिंह जो है वह गवर्नरशिप रहते हैं और अजीत सिंह जो है गवर्नर हो जाते हैं अजमेर और गुजरात के। द किंग ऑफ मेवार हैड ऑलवेज अपोज द मुगल्स। तो ये जो है हमेशा इसके अपोज में रहते हैं। नाउ दे गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंसोलिडेट पावर, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी जो है कंसोलिडेट पावर का ले लेते हैं, पाते हैं। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली द राजपूत स्टेट वेयर अनेबल टू unite due to mutual rivalry. The surrounding territories administered due to the increasing power of Jat, Marathas and local rulers. तो उसके बाद क्या होता है कि
राजपूत जो होते हैं वो क्या, राजपूत स्टेट जो है वो एनेबल हो जाते हैं यूनाइटेड ड्यू टू मेटल रिवाइलरी एंड द सराउंडिंग टेरिटरीज डिसनिज्ड के कारण, और क्या होते हैं, इंक्रीज पावर ऑफ जाट, और उनका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है पावर जाट का, मराठा का और लोकल रूलर्स का, इन सब का पावर जो होता है ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद आते हैं मैसूर। द स्टेट ऑफ मैसूर रोज द प्रोविंसेस इन साउथ इंडिया आफ्टर द डिक्लिन ऑफ द मुगल पावर। मुगल पावर के डिक्लिन के बाद क्या होता है, मैसूर का हो जाता है, प्रोविंसेस हो जाता है साउथ इंडिया में। उसके बाद अर्लियर इट वाज द रूल बाय द चिक्का कृष्णा राज, बट द रियल पावर was in the hand of वुडियार ब्रदर्स। तो लेकिन ये जो आते शासन में आते रूल करते हैं, लेकिन असली पावर जो है वो वुडियार ब्रदर्स को के हाथों में रहती है। देवाराजा एंड नानाजा राजा हैदर अली became the ruler of Mysore and carried out the successful war against Maratha and the Nizam. After Hyder Ali, his son Tipu Sultan 1782-99 became the ruler. He introduced many reforms in the army, trade, coins, weight and the measurement etc. तो उसके बाद क्या होता है कि ये जब शासन में आते हैं तो चिका कृष्णा और राज आते हैं, बट सारा पावर किसके हाथों में रहता है, वुडियार ब्रदर्स के हाथों में, जो कि देव राजा एंड द नानाजा राजा थे हैदर अली, और बिकेम द रूलर ऑफ द मैसूर। ये मैसूर के रूलर हो जाते हैं, और इन्होंने क्या किया, कैरिड आउट द सक्सेसफुल वॉर द अगेंस्ट मराठा। ये लोग बहुत सारे वॉर करते हैं इसके साथ, मराठा और निज़ाम के साथ। और आफ्टर हैदर अली के बाद क्या होता है, इनके बेटे जो रहते हैं टीपू सुल्तान, वो शासन में आते हैं, और वे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं मेनी आर्मी, कॉइनेज एंड वेट मेजरमेंट, ये सारा कुछ को नया तैयार करते हैं। ही इनकरेज हार्ड वर्क एंड द प्रोटेक्ट द फार्मर्स। ये जो है इनकरेज करते हैं कठिन मेहनत वाले को, हार्ड वर्कर्स को इनकरेज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसी फार्मर्स को। He was also a both warrior and the general. He organized his army on the European style. He was the Muslim but was tolerant towards other religions. तो क्या होता है कि ये जो है वे he was also an able the warrior, माने ये बहुत अच्छे योद्धा भी रहते हैं, जनरल भी रहते हैं, और इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे हिज आर्मी, अपना आर्मी तैयार किया और यूरोपियन स्टाइल में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, केवल मुस्लिम को ही नहीं, ही वॉज मुस्लिम, मैंने ये वह मुस्लिम थे, बट उन्होंने सारे दूसरे धर्म को, अदर धर्म को भी टॉलरेट किया। टीपू सुल्तान वॉज द स्टेंच एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एंड द केप्ट अपोजिंग दैम टिल हिज डेथ। तो टीपू सुल्तान जो थे वो स्टेंच एनिमी ऑफ ब्रिटिश, इट मीन्स वे ब्रिटिश के जो हैं वो कट्टर दुश्मन थे उनके, और उनको मतलब अवॉइड करते थे। ही केप द अपोजिशन दैम द टिल द डेथ, और उन्होंने अपने अंत समय तक, माने मरने तक ये सब का मैंने बढ़ावा दिया था, मतलब वे ब्रिटिश के जो है कट्टर दुश्मन रहे। ही वॉज सेंट द एम्बेसडर ऑफ फ्रांस, टर्की एंड ईरान एंड द अरब स्टेट्स टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया था, अपने जो एम्बेसडर थे तो उन्हें फ्रांस भेजा, टर्की भेजा, ईरान और अरब स्टेट में भेजा था, ताकि वो सीख हेल्प, माने अपने जो सीख हैं, जो सीख पीपल है उसका हेल्प कर सके, कैसे हेल्प कर सके ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ही ट्राई टू मॉडर्नाइज हिज नेवल पावर ऑफ स्ट्रेंथन हिज पावर एंड द डेवलप इंटरनल ट्रेड। तो वे जो ट्रेड की कोशिश किए मॉडर्नाइज और नेवल पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए, और उन्होंने अपनी हिज पावर एंड द डेवलपमेंट इंटरनल ट्रेड, इन सब को बढ़ावा के लिए कोशिश किया। उसके बाद ऑन द होल इंडिया ऑफ 18th century लैक्ड सोशल यूनिटी ड्यू टू फेडरल डिवीज़न एंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो क्या हुआ कि पूरा जो होल इंडिया, ऑन द होल इंडिया, पूरे देश में जो 18th century में क्या था,
लैक सोशल यूनिटी, सोशल यूनिटी जो है लैक कर रहा था। क्यों? फेडरल सिस्टम के कारण, फेडरल डिवीजन के कारण, एंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण। द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज नॉट गुड, उस समय जो है वुमेंस की स्थिति जो है, मतलब महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। द बैकवर्डनेस एंड द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री एट द हैंड ऑफ फॉरेन कंपनीज़, ये जो था सारा जो पावर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ये सारा जो था फॉरेन कंपनीज़ के हाथों में आ गई थी। डिस्ट्रॉयड द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड, और ये सारा कुछ भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड था वो भी डिस्ट्रॉय, ख़त्म होते चला जा रहा था। कल्चरल, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, म्यूज़िक एंड लिटरेचर ऑल्सो सफ़र्ड, ये भी सब मतलब सफ़र कर रहे थे, ये भी मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। उर्दू इमर्ज एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द हाई क्लासेस। द हिंदूज रिसीव्ड प्राइमरी एजुकेशन एट द टेम्पल एंड द मुस्लिम एट द मॉस्क्यू, मतलब हिंदूज जो है उन्हें प्राइमरी जो एजुकेशन दी जाती थी वो मंदिर में दी जाती थी, टेम्पल में। देन मुस्लिम को मॉस्क्यूज़ में, मतलब जो मकबरा जो है उसी में दिया जाता था, मस्जिदों में। मॉस्क्यूज़ का अर्थ होता है मस्जिदों में। तो इस तरह से उन्होंने जो हिंदू ने कहाँ रिसीव किया एजुकेशन को, तो प्राइमरी एजुकेशन जो थे वो मंदिरों में, देन मुस्लिम जो थे वो मस्जिदों में अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस तरह से उस समय की सोशल कंडीशन जो थी और इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। आगे जो यहाँ पे मैप दिया गया है, इस मैप में आपको इसी चैप्टर से कौन किस टाइम में और कहाँ तक उन्होंने अपना किंगडम स्थापित किया था उसके बारे में, जैसे कि यहाँ रेड, जितने भी रेड लाइंस हैं ये सारे जो यहाँ पे दिखे बाउंड्री आफ्टर 1792 में, जिस टाइम में इतने सारे थे। देन जो यहाँ येलो कलर जो है वो सारे मैसूर, ठीक है, ये आते हैं आपको मैसूर में, ठीक है। तीसरा आता है लाइट ये ब्लू कलर का जो है वो आता है क्रिएटेड 2 कंपनीज इन 1792 में, ओके। उसके बाद आता है निज़ाम इन 1792, ये निज़ाम जो थे वो इस जगह पे अपना फैलाव किए हुए थे, ओके। तो उसके बाद आता है आपका ऑफर टू मराठास बट सब्सक्वेंटली शेयर्ड बाय द कंपनी एंड द निज़ाम। तो ये सारे पिक्चर्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आप देखते हैं कि किस समय में कौन कहाँ पर अपना जो साम्राज्य स्थापित किए थे और कहाँ तक बढ़े थे। उसके बाद आती क्रिएटेड द कंपनी आफ्टर 1799, देन उसके बाद ग्रीन जो है कोड ऑफ द निज़ाम आफ्टर 1799. Now this chapter explanation is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.